एपिसोड 144। अनिरुद्ध का बनाया जाल सायशा के लिए। अनिरुद्ध ने गोलियों से उन गुंडों को भून डाला। कुछ ही देर में पूरे हाईवे पर खून की नदियां बहने लगी, जिसे देख सायशा का सिर घूमने लगा। उसे उल्टी सा महसूस होने लगा। अनिरुद्ध उसके पास गया और उससे बोला, तुम ठीक तो हो? इससे पहले कि सायशा कुछ जवाब दे पाती, उसे उल्टी हो गई। अनिरुद्ध ने उसकी पीठ सहलाई और जैसे तैसे उसे संभाल कर गाड़ी तक ले गया। अनिरुद्ध की एक कॉल पर उसके आदमी वहां हाईवे पर पहुंच गए और उन गुंडों की लाशों को उठाकर वहां से ले गए। उनके जाने के कुछ ही देर बाद वहां पर से एक गाड़ी गुजरी, जिसमें एक बुजुर्ग कपल बैठे हुए थे। उन्होंने गाड़ी रोकी और उन दोनों से बोले, क्या हुआ है बेटा? तुम्हारी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? उस बुजुर्ग कपल की बात सुनकर अनिरुद्ध और सायशा वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। खुद को संभालते हुए सायशा बोली, नहीं नहीं आंटी, अंकल, आप दोनों गलत समझ रहे हैं। हम वो नहीं हैं जो आप दोनों समझ रहे हैं। हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। ये मेरी बहन के देवर हैं, मतलब मेरे जीजू के छोटे भाई। हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तुम चुप क्यों हो? तुम बोलो ना इन्हें, हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। सायशा अनिरुद्ध को कोनी मारते हुए बोली। अनिरुद्ध को जब सायशा से डांट पड़ी तो वो भी बोलने लगा, जी मोहतरमा बिल्कुल सही कह रही है। ये मेरी कुछ नहीं लगती, मैं इसका कुछ नहीं लगता। हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। ये मेरी भाभी सा की जुड़वा छोटी बहन है और मेरे भाई सा की साली साहिबा। उसे ऐसे बोलता देख सायशा ने अनिरुद्ध को ज़ोर से चूटी काटी और बोली, ये बात क्यों बता रहे हो तुम? हम दोनों के घर का एड्रेस ही दे दो ना इन्हें, नंबर भी दे दो साथ में इन्हें, इडियट। सायशा एक बार फिर से अनिरुद्ध को डांटने लगी। सायशा को अनिरुद्ध से झगड़ा करते हुए देख वो बुज़ुर्ग आंटी हंसने लगी और उससे बोली, बेटा, ऐसी छोटी मोटी लड़ाई और नोक झोंक अक्सर प्यार में बदल जाती है, याद रखना ये बात। आंटी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं तो इसे ऐसा ही नहीं झेल पा रहा हूँ, शादी के बाद खाक झेल पाऊँगा इसे मैं। अनिरुद्ध सायशा को छेड़ने पे लगा हुआ था तो वो उसे खाद जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। तभी वो बुज़ुर्ग अंकल भी हंसते हुए बोले, बेटा बच के रहना। अगर तुम दोनों की शादी हो गई ना तो तुम हमेशा अपनी बीवी से दब के रहोगे, जैसे मैं मेरी बुढ़िया से दब के रह रहा हूँ पिछले 45 सालों से। क्या कहा तुमने? वो बुज़ुर्ग आंटी अपने पति के साथ झगड़ा करने लगी तो सायशा ने अनिरुद्ध के कान में कहा, चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। यस, यू आर राइट। अनिरुद्ध ने भी सायशा की बात पर सहमति जताई और फिर वो दोनों दबे पांव वहाँ से चले गए अपनी गाड़ी में बैठकर। व्हाट द हेल यार, क्या थे वो अंकल आंटी? कितना बकवास कर रहे थे वो दोनों। सायशा गहरी सांस लेते हुए बोली तो अनिरुद्ध ने जवाब दिया, कपल थे वो दोनों, और क्या थे? और क्या गलत कहा उन्होंने? अगर हम दोनों शादी कर भी लेंगे तो कमी क्या है मुझ में? मैं इतना स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ, इतना डैशिंग हूँ, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है मेरी, इतना अट्रैक्टिव ऑरा है मेरा, इतनी प्रॉपर्टी है मेरे पास, इतना अच्छा खासा बिजनेस है, इतना कुछ तो है मेरे पास। लड़कियों को और चाहिए ही क्या होता है अपने फ्यूचर हस्बैंड से। अनिरुद्ध ड्राइव करते हुए अपनी ही तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहा था। वहीं सायशा बस उसे हैरान भरी नज़रों से घूरे जा रही थी। तुम ये क्या बोले जा रहे हो? मतलब अपने मुँह ही मियाँ मिठू बन रहे हो? हद है तुम्हारे लिए। तुमसे शादी करने के बजाय मैं पूरी ज़िंदगी कुंवारी ना बैठ जाऊँ? सायशा ने अपनी आंखें फेरते हुए ये बात कही तो अनिरुद्ध ने वापस से अपनी गाड़ी साइड में रोकी। क्या मतलब है तुम्हारा? कमी क्या है मुझ में? क्यों नहीं हो सकती हम दोनों की शादी? अनिरुद्ध ने उसे घूरते हुए पूछा। देखो, शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता। तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि एक लड़की अपने फ्यूचर हस्बैंड से क्या उम्मीदें रखती हैं। बड़े आए शादी का ख्वाब देखने वाले। सायशा अनिरुद्ध की बेइज्जती में बेइज्जती की जा रही थी, जो कि अनिरुद्ध को अब बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। अच्छा, तो तुम बताओ कि लड़कियों को अपने फ्यूचर हस्बैंड से क्या उम्मीदें रखती हैं लड़कियाँ? ज़रा मैं भी तो जानूँ तुम्हारे शुद्ध विचार। अनिरुद्ध अब तो सायशा को एक टुक ही घूरे जा रहा था।
उसके विचार जानने के लिए अब वो काफ़ी बेताब था। देखो, मेरी जैसी लड़की तो ना अपना फ्यूचर हस्बैंड बिल्कुल अभय जीजू के जैसा चाहती हैं। सायशा ने जैसे ही ये बात कही तो अनिरुद्ध से खुले मुंह के साथ बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा। भाई साहब जैसा फ्यूचर हस्बैंड? भाई साहब में ऐसा क्या है खास है जो तुम्हें मुझ में नज़र नहीं आया? अनिरुद्ध को सायशा का विचार सुनकर थोड़ी सी जलन होने लगी थी अपने ही भाई से। अब जैसे जीजू हैं, मेरी बहन नीनी कितनी पिटाई करती है उनकी, अपना पंचिंग बैग बना कर रखती है वो उन्हें, मगर मजाल है जीजू की जो वो हल्की सी भी चूं कर दे मेरी बहन के आगे। इतना प्यार करते हैं वो मेरी बहन से। सायशा ने जैसे ही अपनी पूरी बात कही तो अनिरुद्ध ज़ोर से हंस पड़ा। उसे हंसता हुआ देख सायशा बोली, इसमें हंसने वाली कौन सी बात हो गई? तुम ये बोलो ना कि तुम्हें पंचिंग बैग के साथ शादी करनी है। तुम मेरे साथ जिम चलो, मैं तुम्हें वहाँ पंचिंग बैग से मिलवाऊँगा। तुम पसंद कर लेना फिर तुम्हें कौन से वाले पंचिंग बैग से शादी करनी है। अनिरुद्ध सायशा का अब मजाक बनाने लगा था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीवन साथी बिल्कुल जीजू के जैसा होना चाहिए। नीनी और जीजू आपस में कितना लड़ते हैं, मगर फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जीजू कभी भी नीनी की किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। वो कितना मनमानी करती है उनके साथ अपनी, मगर फिर भी वो उससे प्यार करते हैं। इसे कहते हैं परफेक्ट जीवन साथी। जीजू ने मेरी बहन की कमियों का बतंगड़ नहीं बनाया है कभी भी, उसके अंदर की कमी को खुले दिल से स्वीकार किया। तुम बन सकते हो क्या जीजू की जैसा? सायशा ने अनिरुद्ध से पूछा, मगर इस बार अनिरुद्ध के पास भी कोई जवाब नहीं था। नहीं, मैं नहीं बन सकता भाई की जैसा, और मैं उनके जैसा बनना भी नहीं चाहता हूँ। मेरे अंदर कुछ और खूबी है। अनिरुद्ध ने ये कहा तो सायशा अपनी बाईं भौं झुकाते हुए बोली, क्या? जब मैं किसी से नफरत करता हूँ ना सायशा, तो खुले दिल से करता हूँ, और जब मैं किसी से प्यार करता हूँ तो वो भी खुले दिल से करता हूँ। ये सबसे अहम खूबी है मेरे अंदर। अनिरुद्ध ने उसे जवाब दिया। नफ़रत का तो मैं मान सकती हूँ, मगर प्यार का नहीं मानती मैं। प्यार तो तुम कभी भी किसी से नहीं कर सकते। प्यार शब्द का मतलब ही समझते हो? प्यार शब्द बोलना बहुत आसान होता है, मगर करना और निभाना बहुत मुश्किल। सायशा की आँखों में इस वक्त सिर्फ नफ़रत नज़र आ रही थी। एक मौका तो दे के देखो मुझे। शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा मैं तुम्हें। इतना प्यार करूंगा कि मेरी तारीफ़ करते हुए नहीं थकोगी तुम। अनिरुद्ध ने सायशा का हाथ अपने हाथ में थामते हुए उससे कहा, नहीं हो सकता अनिरुद्ध, तुम्हारी और मेरी शादी मुमकिन ही नहीं है। तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई नहीं मानेगा। तुमने मेरे घर में सबको बहुत हर्ट किया है। सबसे ज़्यादा हर्ट तो तुमने मेरी दीदा को करा है। उनकी बेइज्जती तो हमारे घर में कोई नहीं बर्दाश्त नहीं करता है। इसीलिए मेरे घर कोई भी तुम्हें स्वीकार नहीं करने वाला। सायशा ने अनिरुद्ध के हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए ये बात कही। मैं तुम्हारी दीदा को भी मना लूँगा, आई प्रॉमिस। अनिरुद्ध के अंदर अचानक से प्यार का जगह जुनून देखकर सायशा काफ़ी दंग थी। आज से पहले तो कभी अनिरुद्ध ने ऐसा बिहेव किया ही नहीं था। वो उन लड़कों में से तो बिल्कुल भी नहीं था कि इतनी आसानी से अपने दिल की बात कह डाले। नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, मुमकिन ही नहीं है हमारी शादी। जीजू और नीनी का रिश्ता तो डामाडोली पे है, हमारी शादी तो मुमकिन ही नहीं है। भूल ही जाओ तुम हमारी शादी। सायशा ने अनिरुद्ध को प्यार से समझाई ये बात। अच्छा, अगर मैं सबको मना लूँ तो तुम शादी करोगे मुझसे? देखो, इतना अच्छा रहेगा, तुम दोनों बहनें एक ही घर में रहोगी, तुम्हारे दोनों का कभी झगड़ा भी नहीं होगा, तुम्हारी फैमिली को भी टेंशन नहीं होगी तुम दोनों की। अगर तुम दोनों की अलग अलग घर में शादी होगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हारी भी टेंशन होगी, तुम्हारी बहन के साथ साथ। अनिरुद्ध की बात पर दम तो बहुत था, मगर सायशा का दिल गवाही नहीं दे रहा था। इसीलिए उसने अपने दिमाग में कुछ सोचते हुए जवाब दिया, ठीक है, तब मुझे तुमसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम मेरे घर में सबको मना लोगे तो। सायशा अनिरुद्ध को झूठा वादा करने लगी। ठीक है, तो फिर आज से हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुए, और आज मैं तुम्हें डेट पे लेके जा रहा हूँ, हमारी पहली डेट पर। ओके?
अनिरुद्ध की एक्साइटमेंट देखकर साइशा अपने मन में बोली, ये बुद्धू तो मेरे बारे में कुछ जानता ही नहीं है। मेरा पुराना रूप तो ये भूल ही गया है। इसका फ़ायदा उठाऊंगी मैं और इसे पता भी नहीं लगेगा। फ़िलहाल तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। डेट तो एक बहाना है, मुझे तो मेरी भूख शांत करनी है असल में। वहीं अनिरुद्ध भी अपने मन में बोला, इसे पता ही नहीं है। एक बार शादी तो हो जाए हमारी, फिर इसे मेंटली इतना टॉर्चर करूँगा कि इसकी माँ तड़पेगी। अनिरुद्ध भी अपने मन में अलग अलग तरह के ख्याली पुलाव बना रहा था, मगर शायद इनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहीं राठौड़ महल में जानकी देवी सोफे पर बैठी हुई थी और टेबल पर उसने अपने पैर रखे हुए थे। धानी उसके पैर दबा रही थी। तभी अधिराज और दीपशिखा नीचे आए अपने लगेज के साथ। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? जानकी ने उन दोनों से पूछा तो अधिराज ने जवाब दिया, हम अपने बच्चों के पास जा रहे हैं। क्या? तू उस मनहूस के पास जा रहा है? लेकिन क्यों? जानकी देवी अधिराज की बात सुनकर तिलमिला सी गई और अपनी जगह से खड़ी हो गई। पहली बात तो मेरी बेटी आयशा मनहूस नहीं है और न ही मंजीत मनहूस है। मनहूस आपकी सोच है, आपकी पसंद है। आई आपको बात समझ में? अधिराज ने अपनी माँ को जवाब दिया। तू भी इसके साथ जा रही है? इस बार जानकी ने दीपशिखा से पूछा तो उसने भी अपनी मुंडी हाँ में हिलाई और जवाब दिया, जहाँ अधिराज रहेंगे उनकी पत्नी भी तो उनके साथ ही रहेगी ना मासा। नमक हराम, इतने साल तूने मारा दिया हुआ नमक खाया और आज थारे को थारा पति याद आ गया? गीतांजलि का रिप्लेसमेंट है तू, समझी? भूल गई तू ये बात क्या? आज अगर हमारी गीतांजलि जिंदा होती ना तो तू यहाँ होती ही नहीं और अपने पति और बच्चों को उनकी हद में रखती। अरे थारे से तो थारा बिगड़ायल बेटा तो संभाला ना गया, हमारे बेटे को क्या संभालेगी? जानकी देवी ने दीपशिखा को भी अब टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। अब तो उसकी बातें अधिराज के हद से सहन से बाहर थीं। उसने दीपशिखा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो दीपशिखा, मुंह मत लगो इन्हें मुबारक हो इनका महल। अधिराज ने दीपशिखा का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले जाने लगा। तभी केतकी और आदर्श भी नीचे आ गए अपने बैग के साथ। अब तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? जानकी ने उन दोनों से भी वही सेम सवाल पूछा तो आदर्श ने भी वही सेम जवाब दिया, बेटे बहू के पास, हमारी आने वाली नई पीढ़ी के पास, घर की रौनक के पास। जाओ, सब जाओ, अभी के अभी निकलो यहाँ से, अभी अभी इसी वक्त सबके सब यहाँ से निकल जाओ। जानकी अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसे चिल्लाते हुए देख केतकी उसके पास जाने लगी उसे संभालने के लिए, मगर आदर्श ने उसका हाथ पकड़ लिया। रहने दो तुम, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इन्हें। आदर्श ने जानकी को ताना मारा तो जानकी के खांसते खांसते अब आंसू निकलने लगे। क्यों खड़े हो तुम लोग यहाँ? जाओ यहाँ से। मुझ अभागन ने इसी दिन के लिए पैदा करी थी 5 औलादें। बेटियों को जब कुछ चाहिए होता है तभी माँ की याद आती है और बेटों को अपनी औरतों के पल्लू पकड़कर चलने की आदत है। जानकी अपने दिल की बात कहते कहते ही बेहोश हो गई। एपिसोड 145 अवंतिका का पर्दाफाश। एक हफ्ते बाद मॉल ऑफ जयपुर। कोर्ट से सीधा आयशा मॉल चली गई अपने लिए शॉपिंग करने के लिए। वो अपने लिए ड्रेसेस देखने लगी। तभी उसे याद आया कि 2 दिन बाद अधिराज का जन्मदिन है। वो अपने लिए जल्दी से 2-3 ड्रेसेस खरीदती है और घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचते ही आयशा जल्दी से फ्रेश हुई और कॉफ़ी पीते पीते ही बर्थडे प्रिपरेशन की लिस्ट बनाने लगी। बर्थडे लिस्ट बनाते हुए अब उसे 1 घंटा हो चुका था। 10 से 12 पेजेस फाड़ने के बाद जाकर उसने एक प्रॉपर लिस्ट तैयार करी जिसमें उसने लिखा था कि उसे पार्टी में कितने गेस्ट बुलाने हैं, खाने में क्या मेन्यू होना चाहिए, थीम कैसी होनी चाहिए। लगभग उसने सब कुछ डिसाइड कर लिया था, वो भी अकेले। उसने पार्टी प्लानिंग में ना तो केतकी की मदद ली और ना ही दीपशिखा की मदद ली, क्योंकि उन लोगों को इतने कॉल करने के बावजूद उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। वो लिस्ट में और भी बहुत कुछ ऐड करना चाहती थी, मगर तभी उसे एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया जिसे पिक करने के लिए वो बालकनी में चली गई। इतने में रूम के अंदर अभय दाखिल हुआ। उसे अपनी टाई लूज़ करी और सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने जैसे ही टेबल पर रखी बिजनेस मैगज़ीन उठाई, वैसे ही उसकी नज़र नीचे कारपेट पर पड़े
बहुत सारे कागज़ की बॉल्स दिखाई दी। उसने एक बॉल उठाई और उसे खोल कर पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था लिस्ट फॉर बर्थडे प्लानिंग। कंफ्यूज होकर उसने अपनी वॉइस रिकॉर्ड और बड़बड़ाया, बर्थडे पार्टी प्लानिंग? किसकी बर्थडे पार्टी की लिस्ट बना रही है ये? तभी अपना कॉल एंड करके आयशा भी रूम में वापस आ गई। अभय के हाथ में लिस्ट देखकर आयशा बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? ये तुम किसके बर्थडे की प्लानिंग कर रही हो? अभय ने उससे पूछा। तो आयशा मुस्कुराते हुए बोली, पापा का बर्थडे आ रहा है ना, बस उनके लिए ही प्लानिंग कर रही हूँ। ओह, तो तुम पापा के बर्थडे के लिए प्लानिंग कर रही हो? कोई हेल्प चाहिए हो मेरी तो मुझे बताना। अभय ने जब ऐसा कहा तो आयशा हैरान हो गई। वो बोली, आर यू श्योर? तुम पक्का मेरी हेल्प करोगे? हाँ, ज़रूर करूँगा। तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? अभय ने कहा। तो आयशा ने अपने मन में कुछ सोचते हुए उसे जवाब दिया, नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं तो, और कोई बात नहीं। आयशा एक शातिर मुस्कान मुस्काई और अभय के पास जाकर बैठ गई लिस्ट बनाने के लिए। दोनों को लिस्ट बनाते हुए 8:30 हो चुके थे रात के। तभी अनिरुद्ध ने डोर पर नॉक किया और बोला, भाई भाभी, काफ़ी टाइम हो गया है, डिनर नहीं करना है क्या आप दोनों को? अनिरुद्ध की आवाज़ सुनकर अभय और आयशा ने घड़ी की तरफ देखा तो इस वक्त घड़ी पर 8:36 हो रहे थे और दोनों ने लिस्ट भी लगभग पूरी बना ली थी। कुछ ही देर में अभय फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आ गया और फिर दोनों डिनर करने के लिए नीचे हॉल में आ गए। डाइनिंग टेबल पर अभय, अनिरुद्ध और आयशा ये तीनों खाना खा रहे थे। तभी अभय ने अनिरुद्ध से कहा, छोटे, तू और सारी कभी अब शादी कर लो, फिर तेरी भाभी को भी एक साथ मिल जाएगा। अभय का सवाल सुनकर अनिरुद्ध खाते खाते जवाब देने लगा, भाई, मैंने आपको बताया तो था, मेरा और सारिका का ब्रेकअप हो गया है। शादी को लेकर हम दोनों के ही थॉट्स काफ़ी हद तक अलग हैं, इसीलिए मैं उससे शादी नहीं कर रहा हूँ। अनिरुद्ध का जवाब सुनकर अभय ने आगे कहा, तो कोई और लड़की पसंद करी है तूने अपने लिए? नहीं भाई, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है अभी, अनिरुद्ध ने सादा सा जवाब दिया। तो अभय बोला, ठीक है, तो तेरी शादी गायत्री से करवा देते हैं, वो बिल्कुल फिट बैठेगी तेरे लिए। अभय का इतना ही कहना हुआ कि आयशा और अनिरुद्ध दोनों एक साथ बोले, बिल्कुल नहीं। दोनों ने जब एक साथ जवाब दिया तो एक पल के लिए वो दोनों भी एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। वहीं अभय उन दोनों को देख रहा था और अपने मन में सोचने लगा, ये दोनों वैसे तो एक दूसरे को फूटी आँख पसंद नहीं करते हैं, मगर कभी कभी सेम पॉइंट पर आकर दोनों के विचार मिल ही जाते हैं। भाभी माँ समान होती हैं, इसलिए मेरे लिए जो लड़की भाभी मॉम पसंद करेंगी, मैं उसी लड़की के साथ शादी करूँगा जिसे भाभी मॉम मेरे लिए पसंद करेंगी। कितनी चालाकी से अनिरुद्ध ने आयशा को अपना इशारा दिया, मगर आयशा और अभय भी इतने बेवकूफ़ नहीं थे। उन दोनों को उसका इशारा साफ समझ में आ रहा था अनिरुद्ध का कि वो असल में साइशा की बात कर रहा है। आयशा मुस्कुराते हुए बोली, मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारी शादी मेरी कोको के साथ करवा देती, मगर तुम्हें तो वो पसंद ही नहीं है। आयशा ने जैसे ही ये बात कही, अनिरुद्ध ने तपाक से जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मुझे पसंद है सायशा, मुझे कोई एतराज़ नहीं उससे शादी करने में। अनिरुद्ध का जवाब सुनकर आयशा ने तिरछी मुस्कान दी। तो वहीं अभय अनिरुद्ध के गट्स देखकर हैरान था कि उसने बिना डरे आयशा के सामने अपने दिल की बात रख दी। आर यू श्योर? तुम पक्का मेरी बहन के साथ शादी करना चाहते हो? आयशा ने जब वापस से उसका जवाब कंफर्म किया तो अनिरुद्ध ने फिर से वही जवाब दिया, हाँ भाभी, मुझे आपकी बहन बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अनिरुद्ध का जवाब सुनकर आयशा ने कहा, ठीक है, मैं बात करती हूँ फिर घर पर अपने पापा से। आयशा ने अनिरुद्ध को ऐसा कहा तो अभय अपने मन में बोला, ये आयशा इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है? मुझे इसे रोकना होगा, इसे बताना होगा कि अनिरुद्ध के इरादे ठीक नहीं हैं, वरना सायशा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर वापस से ये मुझे ही इल्ज़ाम लगाएगी कि मैं इसकी बहन की इस हालत का ज़िम्मेदार हूँ। कुछ करना होगा मुझे। खाना खाने के बाद आयशा अपने रूम में चली गई और अभय उसके पीछे पीछे। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद अनिरुद्ध एक शातिर मुस्काया और ख़ुद से बोला, तीर कितनी सही जगह जाके लगा है मेरा। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। एक बार शादी हो जाए फिर मैं दोनों बहनों की अकल ठिकाने लगाऊंगा।
दोनों को तड़पाऊँगा और साथ में उस मंजीत कौर बेदी को भी। रात के 11:30 हो चुके थे। आयशा बेड पर लेटी हुई थी, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। अभय अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, मगर आयशा का फ़ोन बजता देख उसने अपना लैपटॉप साइड में रख दिया। आयशा ने अपने फ़ोन की स्क्रीन चेक करी तो उसने देखा कि दीपशिखा उसे कॉल कर रही थी। सासू मॉम, आप कहाँ बिज़ी थी? मैंने आपको बहुत ज़रूरी बात करने के लिए कॉल किया था उस टाइम, मगर आपने मेरी कॉल पिक ही नहीं करी, आयशा ने दीपिका से कहा। वहीं अभय अपने मन में बोला, इसकी तो कुछ ज़्यादा ही बनती है मिसेस राठौड़ के साथ में, ऐसे बात कर रही है दोनों की दोनों जैसे पक्की सहेलियाँ होंगी। आयशा ने अभय को तिरछी नज़र से देखा और दीपिका से बोली, सासू मॉम, मैंने आपको व्हाट्सएप पर कुछ भेजा है, आप प्लीज़ चेक करके बताना मुझे। ये बोलकर आयशा ने कॉल काट दी और फिर वो दोनों व्हाट्सएप पर चैटिंग करने लगी। दोनों की दोनों व्हाट्सएप पर ही डिस्कस करने लगी थी। ऐसे होते हुए 11:58 हो चुके थे। आयशा ने चैट एंड कर दी और अपने मन में बोली, बस 1 मिनट और फिर पापा को सबसे पहले बर्थडे विश मैं करूँगी। ठीक 12 बजते ही आयशा अपने फ़ोन में नंबर डायल करती है और हेलो ना बोलते हुए बर्थडे सॉन्ग गाने लगती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माय डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अपने पापा की खुशी से भरी आवाज़ सुनकर आयशा भी काफ़ी खुश हो गई। इतने में आयशा ने अभय की तरफ देखा और बोली, तुम्हें बात करनी है पापा से? अभय ने हाँ में सिर हिलाया और आयशा का फ़ोन अपने हाथ में ले लिया। हैप्पी बर्थडे पापा। अभय ने जैसे ही अधिराज को पापा कहा तो उसकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि आज इतने सालों के बाद अभय ने अधिराज को पापा कहा था। उसके पास बैठी दीपिका भी काफ़ी खुश हो गई, उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। अधिराज की आंख के कोने से उसने अपने पल्लू से आंसू साफ किया। तभी आयशा की आवाज़ आई, पापा मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है अनिरुद्ध को लेकर। आयशा की आवाज़ सुनकर दीपशिखा बोला, हाँ बेटा बोल, क्या बात करनी तुझे? वहीं अब है समझ चुका था कि आयशा अनिरुद्ध के बारे में क्या बात करने वाली है। वो अपने मन में बोला, यार इसे मैं कैसे रोकूं? पापा भी अनिरुद्ध हमारी कोको को बहुत पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है उन दोनों की शादी से? आयशा ने अधिराज से कहा तो वो हंसने लगा और बोला, बेटा तू करना क्या चाह रही है? मगर बदले में आयशा कुछ उल्टा ही जवाब देती है, ओ माय गॉड, सच्ची में पापा आपको सच में कोई एतराज़ नहीं है इन दोनों की शादी से? आयशा खुशी से झूमने लगी। वहीं अभय अपना सिर खुजलाते हुए बोला, ये आयशा के साथ साथ ससुर जी का भी दिमाग ख़राब हो गया है क्या? कैसे मान गए ये इतनी आसानी से अपनी बेटी को लेकर? अभय ये सब सोच ही रहा था, तभी आयशा बेड से नीचे उतरी और कमरे से बाहर चली गई फ़ोन पर बात करते करते। अब कहाँ जा रही है ये? उसे बाहर जाता देख अभय खुद से बोला और फिर वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अनिरुद्ध अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ था। वो अपने लैपटॉप पर मूवी देख रहा था। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया तो मूवी पॉज करके उसने लैपटॉप साइड में रख दिया और बेड से नीचे उतरकर दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। अनिरुद्ध ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने सामने आयशा को खड़ा देखा। वो मुस्कुराते हुए बोला, तो आयशा मुस्कुराते हुए बोली, बधाई हो, पापा मान गए तुम्हारी कोको की शादी के लिए। आयशा ने अनिरुद्ध को जैसे ही ये बात बताई तो वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोला, भाभी आप सच कह रही हैं? सच में अंकल मान गए हैं क्या मेरी और आयशा की शादी के लिए? आयशा ने आंखें झपकाई और बोली, हाँ मान गए हैं, मगर उनकी एक शर्त है। शर्त सुनकर ही अनिरुद्ध थोड़ा हिचकने लगा और बोला, कैसी शर्त? पापा चाहते हैं कि जिस तरह अभय उन्हें पापा कहता है वैसे ही तुम भी उन्हें पापा कह के बुलाओ, उन्हें बहुत खुशी होगी। आयशा ने जैसे ही अनिरुद्ध से ये बात कही तो वो चुप हो गया। कुछ सोचते हुए वो बोला, ठीक है भाभी, मैं भी अंकल को पापा कहने के लिए तैयार हूँ। अनिरुद्ध की रजामंदी सुनकर आयशा मुस्कुराई और बोली, पापा का आज बर्थडे है, तुम करोगे नहीं उन्हें विश? थोड़ा सा हिचकते हुए अनिरुद्ध ने जवाब दिया, हाँ ठीक है भाभी, मैं भी उन्हें विश करूँगा। अनिरुद्ध खुद भी नहीं जानता था कि आखिर वो राजवीर को पापा कहने के लिए राज़ी क्यों हुआ,
क्योंकि उसने तो आज तक कभी किसी को बर्थडे किया ही नहीं था विश, मगर अपने एक मकसद को पूरा करने के लिए उसे काफ़ी हद तक झुकना पड़ रहा था, जो कि उसकी शान के ज़्यादा ही खिलाफ था। आयशा फ़ोन पर ही थी। वो अधिराज से बोली, पापा अनिरुद्ध भी आपको बर्थडे विश करना चाहता है। अनिरुद्ध ने जैसे ही ये बात सुनी कि अनिरुद्ध भी उसे विश करना चाहता है, उसके दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे इस पल का काफ़ी समय से इंतज़ार था। तभी उसे अनिरुद्ध की आवाज़ सुनाई दी, हैप्पी बर्थडे पापा। अनिरुद्ध ने भी उसे विश किया और एक लंबे साइलेंस के बाद उसने उसे पापा कहा। तो अब तो अधिराज की आंखें और भी ज़्यादा नम हो गईं। आज उसे जितनी खुशी हो रही थी, अब अनिरुद्ध का उसे पापा कहकर बुलाना उतना ही गर्व और प्यार से उसे आयशा पर भी आ रहा था, क्योंकि आज आयशा ने उसके लिए वो कर दिया था जो उसके लिए कभी कोई नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि किसी ने इस बारे में कभी सोचा तक नहीं था, सिवाय बाप और बेटों के बीच की लड़ाई में मज़े लेने से। अधिराज और दीपिका को तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि बाप और बेटों के बीच में घिटी हुई नफ़रत की वो कील आयशा ने बड़ी ही आसानी से निकाल दी थी। तभी आयशा ने अनिरुद्ध के हाथ से अपना फ़ोन ले लिया और अधिराज से बोली, पापा अब आप आराम करो, हम सब आपसे मिलने आएंगे, ओके। ये कहकर आयशा ने कॉल काट दी। अनिरुद्ध आयशा के गले से लग गया और बोला, थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। मैं जानता था कि आप मेरे प्यार को ज़रूर समझेंगी। यू आर दी बेस्ट भाभी मॉम इन दिस वर्ल्ड, इन दिस होल वर्ल्ड। अनिरुद्ध के मुंह से अपने लिए इतने मीठे बोल सुनकर आयशा को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था। यहाँ तक कि अभय को भी नहीं यकीन हो पा रहा था। लगभग 12:20 हो चुके थे तो अभय ने आयशा को उसके कंधे से पकड़ा और बोला, अब सो जाते हैं, काफ़ी रात हो गई है, सुबह ऑफिस भी जाना है हमें और तुम्हें भी जाना है कोर्ट। इतना कहकर वो आयशा को अपने साथ वापस रूम में ले आया। अगली सुबह आयशा खुद से नाश्ता बना रही थी। ये बात अभय और अनिरुद्ध को दोनों के लिए ही बड़ी ही अजीब थी, क्योंकि अक्सर वो सोकर काफ़ी लेट उठती थी, मगर आज वो खुद से ही सबके लिए नाश्ता बना रही थी, और वो भी बिना किसी हेल्पर के। भाई भाभी कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं लग रही हैं अकल से, अनिरुद्ध अभय के कान में बोला। तो उसने भी हामी भरी। तभी डोर बेल बजी तो सीमा भागते हुए दरवाजे को खोलने के लिए चली गई। दीपिका और अधिराज दोनों अंदर चलकर आ गए। उन दोनों को देखकर अभय और अनिरुद्ध दोनों के मुंह बन गए और वहाँ से जाने लगे। तभी आयशा ने उन दोनों को टोका, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? कुछ ज़रूरी काम है, स्टडी रूम में जा रहे हैं हम, अभय ने जवाब दिया। तो आयशा बोली, नाश्ता कर लो पहले तुम दोनों, फिर काम कर लेना अपना ज़रूरी। मुंह बनाते हुए उन दोनों को अपनी अपनी चेयर पर वापस बैठना पड़ा और नाश्ता करना पड़ा। आयशा दीपिका और अधिराज के साथ ज़्यादा बातें कर रही थी। अभय और अनिरुद्ध को तो वो तिनके भर का भी भाव नहीं दे रही थी आज, इसीलिए वो दोनों चुपचाप नाश्ता करने के बाद वहाँ से चले गए। आयशा भी नाश्ता करने के बाद दीपिका के साथ वेन्यू पर चली गई और अधिराज वापस राठौड़ महल आ गया। शाम हो चुकी थी। पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स देखने के बाद आयशा और दीपिका घर वापस आ गई पार्टी के लिए रेडी होने के लिए। आयशा ने अधिराज की बर्थडे पार्टी मैरीगोल्ड होटल में ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया था, क्योंकि वो जगह महल और राठौड़ मैंशन के काफ़ी ज़्यादा पास थी। आयशा के कहे अनुसार दीपिका ने पार्टी में ज़्यादा गेस्ट नहीं बुलाए थे, सिर्फ आयशा की फैमिली, अधिराज की दोनों बहनें और उनकी फैमिली, और अवंतिका और उसकी फैमिली। उनके अलावा उन्होंने ज़्यादा लोगों को इनवाइट भी नहीं किया था। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। आयशा अभय और अनिरुद्ध के साथ वेन्यू पर पहुंच चुकी थी, जहां धीराज और दीपिका और बाकी सब लोग भी पहले से ही मौजूद थे। लाइट्स काफ़ी ज़्यादा डिम करी हुई थी, जिस वजह से कोई भी एक दूसरे को ठीक से नहीं देख पा रहा था। आयशा अधिराज की डायरेक्शन की तरफ चली गई और अभय और अनिरुद्ध उसके पीछे पीछे। हैप्पी बर्थडे पापा। आयशा ने अधिराज के गले लगकर उसे विश किया, तो अभय और अनिरुद्ध भी उसे राजवीर समझकर ठीक वैसे ही विश करने लगे और उसके गले से लग गए। इतने में लाइट्स भी ऑन हो गई। लाइट जैसे ही ऑन हुई तो वैसे ही अभय, अनिरुद्ध और बाकी सब लोग हैरान रह गए वो सीन देखकर। आज इतने सालों बाद अनजाने में ही सही, मगर बाप बेटों का मिलन हो चुका था आज।
वहीं अभय और अनिरुद्ध दोनों को ही अचानक से ध्यान आया कि आज उनके खुद के बाप का जन्मदिन है। और उसके बाद एक के बाद एक कड़ी जुड़ने के बाद उन दोनों को आयशा पर बहुत तेज़ गुस्सा आने लगा था। मगर वो दोनों इस वक्त अपना वो गुस्सा काबू करे हुए थे, क्योंकि वो सबके सामने आयशा से कुछ नहीं कहना चाहते थे। एक पल के लिए हॉल का माहौल काफ़ी अजीब सा हो गया था। अधिराज अपनी जगह पर ही जम सा गया था, क्योंकि उसके दोनों बेटे शायद अब उससे और ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे, और अब तो शायद अभय आयशा के साथ भी नाराज़ हो चुका था। माहौल को सुधारने के लिए अवंतिका आगे बढ़ी और अधिराज के गले लगकर उसे बर्थडे विश किया, और फिर पुलकित ने भी। आयशा भी पार्टी में पर्सनली सबको अटेंड करने लगी। सबके सब काफ़ी खुश थे और पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। अभय और अनिरुद्ध दोनों एक कोने में खड़े थे। तभी आयशा वहाँ पर आ गई और उन दोनों से बोली, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? चलो, केक कट होने वाला है, तुम दोनों भी चलो। अपनी आंखें फेरते हुए अभय आयशा से बोला, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना? किया? मैंने जानबूझकर? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो यही सही। हाँ, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। मैं बस पापा को खुश देखना चाहती थी, और उनकी वो खुशी तुम दोनों से थी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। वो तुम्हारे पापा हैं, तुम दोनों उन्हें मिस्टर राठौड़ मत कहा करो, पापा कहा करो। बहुत लकी हो तुम दोनों कि तुम्हारे पास पापा हैं। उनसे पूछो जाकर, जिनके पास माँ बाप नहीं होते हैं, कितनी मुश्किल होती होगी उन लोगों को अपनी लाइफ में सर्वाइव कर पाना। और एक तरफ तुम दोनों हो जो अपने पापा की ना इज़्ज़त करते हो और ना ही उनकी कद्र करते हो। अभी भी वक्त है, तुम दोनों सुधर जाओ, वरना कहीं देर ना हो जाए। ये बोलकर आयशा वहाँ से चली गई। कुछ ही देर में आयशा ने केक कटिंग की अनाउंसमेंट कर दी। अधिराज ने केक कट किया और सबसे पहले उन्होंने आयशा को खिलाया, और उसके बाद दीपिका को, जिसके बाद जान किया गुस्सा अब तो 7वें आसमान में से भी आगे जा पहुंचा था। अपने आंसू को रोककर अधिराज बोला, आज तक किसी ने भी मेरे लिए इतना सब नहीं सोचा। आयशा हमारे घर आई और बड़े ही कम समय में सबके दिल में अपने लिए जगह बना ली। मुझे तो आज ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आयशा ने मेरे लिए सब कुछ करके कोई भेदभाव किया है राजवीर और मुझ में। आयशा ने मुझे दिल से अपना पापा माना है, और मैं भी तुझे दिल से अपनी बेटी मानता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। अधिराज की आंखें नम हो गईं ये सब कहते कहते, तो आदर्श और आयशा उसे शांत करवाने लगे। वहीं जानकी आयशा को फूटी आँख नहीं सह पा रही थी, और ना ही उसके परिवार वालों को। उसने अब अपना मन बना लिया था कि वो किसी भी कीमत में आयशा को अभय की ज़िंदगी से बाहर निकाल कर ही दम लेगी। वहीं अवंतिका फ्रूट चाट खा रही थी, जिसमें फ्रूट्स के नाम पर पपीता था और बाकी के फ्रूट्स बहुत ही कम मात्रा में थे। अब तक अवंतिका लगभग 4 बार फ्रूट चाट खा चुकी थी। उसे इतनी ज़्यादा फ्रूट चाट खाते देख सायशा अपने मन में बोली, ये अवंतिका तो प्रेग्नेंट है ना, फिर ये पपीता क्यों खा रही है इतना ज़्यादा? सायशा अवंतिका के पास गई और उसके हाथ को खींचकर हॉल के सेंटर में ले आई। सायशा को ऐसा करता देख सबके सब उसे देखने लगे सवालिया नज़रों से, यहाँ तक कि पुलकित और उसका परिवार भी। सायशा ने हाथ से इशारा देकर फ्रूट चाट के काउंटर वाले को अपने पास बुलाया। यस मैम। वो आदमी सिर झुकाकर उससे बोला, ये फ्रूट चाट तुमने बनाई है? सायशा ने उससे पूछा, तो उस आदमी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। इतने में आयशा भी सायशा के पास चली गई और उससे बोली, क्या हुआ कोको, सब ठीक तो है? अभी पता चल जाएगा सब ठीक है भी या नहीं। सायशा ने आयशा का जवाब दिया, लेकिन इस वक्त वो गुस्से से नफरत भरी नज़रों के साथ अवंतिका को घूर रही थी। इतना कहते हुए वो उस आदमी से बोली, ज़रा सबको बताना तुमने इस चाट में बनाने के लिए क्या क्या फ्रूट्स यूज़ करे हैं? मैम, मैंने इस चाट को बनाने में पपीता, सेब, अंगूर, अनार का इस्तेमाल किया है, उस आदमी ने जवाब दिया। तो सायशा ने अवंतिका को एक टुक घूरते हुए कड़क आवाज़ में उस आदमी से कहा, सबसे ज़्यादा मात्रा में तुमने कौन सा फ्रूट यूज़ किया है इस फ्रूट चाट में? मैम, मैंने सबसे ज़्यादा मात्रा में पपीता यूज़ किया है, उस आदमी ने जवाब दिया। तो सायशा की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी, सुना आप सबने क्या कहा? इन्होंने फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में पपीता यूज़ किया है। सायशा की बात अब भी कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाह रही है। तो अधिराज बोला, बेटा तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग अब भी नहीं समझ रहे हैं?
झूठी है आपकी बेटी, साक्षी ने चिल्लाते हुए जवाब दिया। तो अवंतिका का मुंह खुला रह गया और वो अपने मन में बोली, इसे कैसे पता चल गया मेरी झूठ के बारे में? ए लड़की, क्या बोल रही है तू? मेरी पोती को झूठी बोल रही है? झूठी होगी तू, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरा पूरा खानदान झूठा होगा, मेरी पोती झूठी नहीं है, समझी तू? जानकी सायशा पर बुरी तरह से चिल्ला गई। सायशा को जानकी की बात बुरी तो लगी, बहुत लगी, मगर उसने जानकी को पलटकर जवाब नहीं दिया और अवंतिका का पर्दाफाश करते हुए बोली, झूठी आपकी पोती है, आपके खानदान का हर एक सदस्य झूठा है, समझी आप? आपकी पोती ने ये कहकर शादी करी थी ना कि पुलकित के साथ धोखे से कि ये प्रेग्नेंट है, मगर आप लोगों में से किसी को भी ये बात पता ही नहीं है कि ये लड़की झूठी है, इसने झूठ बोलकर शादी करी है, कोई प्रेग्नेंट नहीं है ये लड़की, इसने सबसे झूठ कहा है। सायशा ने जैसे ही ये बात कही तो सारी की सारी औरतें उसकी बात का पूरा मतलब समझ गईं। आप सब तो अच्छे से ये बात जानती होंगी ना कि प्रेगनेंसी में औरतें क्या खाती हैं और क्या नहीं खाती हैं। हॉल में मौजूद सारी औरतों से सायशा ने पूछा, अवंतिका, तूने झूठ बोलकर शादी करी? केतकी ने अवंतिका से पूछा, मगर वो एकदम शांत थी और उसकी नज़रें झुकी हुई थी। अवंतिका किसी को भी कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती थी। इस वक्त उसके लिए पुलकित को समझाना ज़्यादा ज़रूरी था। वो पुलकित की तरफ बढ़ी उसे समझाने के लिए, मगर बदले में उसे पुलकित से एक ज़ोरदार थप्पड़ खाने को मिला। वो थप्पड़ इतना ज़ोर का था कि वो सीधा फर्श पर जाकर गिरी। ताज्जुब की बात तो आज ये थी कि उसे संभालने के लिए अनिरुद्ध और अभय, उसके वो दोनों भाई भी आगे नहीं बढ़े थे। I already knew that you were such a bad girl, but your brothers were blindfolded. Because of you, my and Saisha's marriage broke. Now tell the truth to everyone as to why you did this. पुलकित ने अवंतिका के बाल पकड़कर उससे पूछा तो अधिराज और बाकी सबको अब गुस्सा आ गया। अगर अवंतिका ने कुछ भी किया हो, मगर कोई आदमी उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी पर हाथ उठाए, भला ये सब वो कैसे बर्दाश्त करते हैं? छोड़ हमारी बहन को। अनिरुद्ध और अभय आगे बढ़े अवंतिका को बचाने के लिए, मगर पुलकित ने उन दोनों को अपनी हथेली दिखाकर वहीं रोक दिया और बोले, मेरे लिए लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं। उस दिन आप लोगों की बहन ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था कि ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैंने कई बार आप सबको समझाने की कोशिश करी, मगर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी और मेरे साथ मारपीट करने लगे। उस दिन मेरी माँ और पापा को भी ऐसी ही तकलीफ़ हुई थी। आज आप लोगों की बेटी पर बात आई तो तकलीफ़ होने लगी आप लोगों को अपनी बेटी के लिए। अगर तुम लोग दर्द देने की हिम्मत रखते हो ना, तो दर्द सहने की भी हिम्मत रखो। वैसे भी ये मेरी पत्नी है, मैं इसे मारूं या पीटूं, आप लोगों को बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। पुलकित की बात सुनने के बाद अभय और अनिरुद्ध पीछे हट गए क्योंकि कहीं ना कहीं पुलकित की बात एकदम सही थी। अवंतिका के एक झूठ की वजह से उन दोनों ने ही पुलकित को बहुत मारा था, उसे बहुत बेइज्जत किया था। बोलो अवंतिका, तुमने ऐसा क्यों किया? आयशा ने उससे पूछा तो चिल्ला कर बोली, बिकॉज आई लव पुलकित। पुलकित को पाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। कुछ गलत नहीं किया है मैंने। प्यार में सब कुछ जायज़ होता है। आपने और अभय भैया ने भी तो प्यार किया है और फिर शादी भी करी। अगर आप दोनों कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? हमारा केस बहुत अलग है और तेरा केस बहुत अलग, समझी? इस बार अभय की आवाज़ आई तो अवंतिका ने अपने भाई को हैरानी से देखने लगी। हमारे केस में मैं और तेरी भाभी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर तेरे केस में सब कुछ उल्टा है। बेशक तू पुलकित से प्यार करती है, मगर पुलकित तुझसे प्यार नहीं करता है। ये फ़र्क है तेरे प्यार में और मेरे प्यार में। अभय ने अपनी बहन को समझाया, मगर अवंतिका मानने को राज़ी ही नहीं थी। इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा तो सायशा पर ही आ रहा था, क्योंकि आज उसकी ही वजह से अवंतिका का राज सबके सामने आया था। अब मैं तुम्हें सीधा कोर्ट में मिलूँगा, पुलकित ने अवंतिका से कहा और फिर अपनी माँ और पापा के साथ वहाँ से चला गया। अगर मैं खुश नहीं रहूँगी तो मैं किसी को भी खुश नहीं रहने दूँगी। मैं तिल तिल करके मरूँगी तो जिंदा मैं तुझे भी नहीं रहने दूँगी सायशा। ऐसे बोलकर अवंतिका ने टेबल पर से वास उठाया और सायशा की ओर फेंका, मगर सायशा अपना बचाव करने के लिए साइड हो गई तो
वह सीधा अधिराज के सिर पर जाकर लगा। पापा! आयशा अधिराज को संभालने के लिए भागी और बाकी सब भी, यहाँ तक कि अभय और अनिरुद्ध भी। अब भले ही उन दोनों भाइयों का रिश्ता अपने बाप के साथ ठीक हो ना हो, मगर वो दोनों अपने बाप को यूं मरने के लिए भी तो नहीं छोड़ सकते थे ना। इतने भी पत्थर दिल नहीं थे वो दोनों आखिर। अभय और अनिरुद्ध दोनों अधिराज को उठाकर हॉल से बाहर ले आए पार्किंग एरिया में और उस अधिराज को गाड़ी में बैठा दिया। दीपिका की आंखों में सिवाय आंसू के कुछ नहीं था। वो अपने पल्लू से अधिराज के सिर से निकले हुए खून को रोक रही थी, मगर खून कुछ ज़्यादा ही बह रहा था। सायशा डॉक्टर होने के नाते अभय की ही गाड़ी में बैठ गई। अंकल, आंखें मत बंद करना आप अपनी, ओके? हम बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। सायशा अधिराज से बात कर रही थी और साथ में उसकी ड्रेसिंग भी कर रही थी। वहीं अभय और अनिरुद्ध का दिल काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था अधिराज के लिए। अधिराज के लिए वो दोनों ही अपने मन में प्रे करने लगे, हे भगवान प्लीज़ इन्हें कुछ मत होने देना। अंकल, आपको पता है आपके लिए केक मैंने बनवाया था, बहुत टेस्टी था ना केक। सायशा लगातार अधिराज से बात कर रही थी ताकि वो अपनी आंखें बंद ना करे। खुद को संभालते हुए दीपिका भी सायशा का साथ देने लगी। वो बोली, केक सिर्फ तुमने अकेले ने बनाया था, मैंने भी मदद करी थी तुम्हारी, ये मत भूलो। नहीं, सारा केक मैंने अकेले बनाया था, किसी ने मेरी मदद नहीं करी थी। सायशा दीपिका के साथ झूठ झूठ झगड़ने का नाटक करने लगी। कुछ ही देर में वो अधिराज को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। सायशा ने अधिराज को एडमिट करवाया और अभय से बोली, आप रिसेप्शन पर जाकर फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिए। अधिराज के सिर पर ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई थी। उसे पूरा चेक करने के बाद सायशा बोली, जीजू आप लोगों को अंकल का ठीक से ध्यान रखना होगा और उन्हें मेंटली स्ट्रेस नहीं देना है जिससे उनके दिमाग पर असर पड़े। ऐसी कोई बात मत करिएगा उनके साथ। वो सब तो ठीक है, मगर तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? अभय ने थोड़ा सा रूड होकर उससे पूछा। जीजू, मैंने आपकी बहन के साथ ये सब कुछ प्लानिंग से नहीं किया। आपकी बहन ने झूठ कहा था सबसे। सबकी आंखों में धूल झोंक रही थी वो पिछले 1 महीने से। मैंने कुछ गलत नहीं किया है और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं गलत हूँ, सो आई डोंट केयर। ये बोलकर सायशा वहाँ से चली गई। अब बस वार्ड में दीपिका, अभय और अनिरुद्ध ही मौजूद थे। दीपिका उन दोनों से बोली, अधिराज अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, ये जैसे भी हैं तुम दोनों के पापा हैं और अब मैं तुम दोनों से यही उम्मीद करूँगी कि तुम दोनों इन्हें मिस्टर राठौड़ न कहकर बुलाओ, इन्हें पापा कहकर बुलाओ। इसमें ही तुम दोनों की भलाई है। आप हमें मत बताइए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। अभय ने रूड होकर दीपिका से कहा तो उसने अनिरुद्ध और अभय उन दोनों के ही कान खींच कर कहा, सौतेली ही सही मगर मैं तुम दोनों की माँ हूँ। मैंने तुम दोनों को ही हमेशा मेरे अर्नव के जैसे समझा है, इसीलिए मैं ये अधिकार रखती हूँ कि मैं तुम दोनों को ये बताऊँ कि क्या गलत है और क्या सही। और जितनी दूध की धुली तुम दोनों गीतांजलि को समझते हो ना, वो सबसे बड़ी चालबाज थी। इसीलिए अपनी माँ की माला जपना अब तुम दोनों बंद ही कर दो। इसी में तुम दोनों की भलाई है, वरना कहीं बहुत देर ना हो जाए फिर आंसू बहाते मत रहना तुम दोनों के दोनों। दीपिका ने जान लगा दी अपनी अभय और अनिरुद्ध को समझाने में, मगर अब समझना या ना समझना तो उन दोनों के ही हाथ में था। अपना अपना कान छुड़वाने के बाद वो दोनों वार्ड से बाहर चले गए, जहाँ वो दोनों आयशा से टकराए। आयशा ने अभय से पूछा, अब कैसे हैं पापा? अब वो बिल्कुल ठीक हैं, सो रहे हैं। अभय ने नॉर्मल होकर जवाब दिया और फिर वो वहाँ से चला गया। 146 सच से सामना। आयशा अधिराज से मिलने के लिए वार्ड के अंदर चली गई। दीपिका वहीं सोफे पर बैठी अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम चला रही थी। तभी उसने आयशा को अपने सामने खड़ा पाया। बाकी सब नहीं आए? दीपिका ने उसे पूछा तो आयशा ने जवाब दिया, वो सब लोग रास्ते में हैं, बस पहुंचते ही होंगे। पापा को कब तक आएगा होश? आयशा ने उसे पूछा तो दीपिका ने अपना फ़ोन टेबल पर रखा और अधिराज के बेड के पास आकर खड़ी हो गई और जवाब दिया, 2 घंटे बाद। अभय और अनिरुद्ध कहाँ गए? दीपिका ने आयशा से पूछा तो उसने कहा, शायद वो दोनों घर वापस चले गए। मुझे लगता है कि अभय अब तुझसे नाराज़ हो गया है। तूने उसे धोखे से वो सब करवा दिया जिसकी उसने गीतांजलि के मरने के बाद कसम खाई थी कि वो अधिराज को कभी पापा कहकर नहीं बुलाएगा, और अनिरुद्ध ने भी उसकी इस बात पर हामी भरी थी, मगर आज तूने उससे उसका प्रण तोड़वा दिया। दीपिका ने आयशा से कहा, मगर वो चुप थी। अब क्या करेगी तू? अभय को कैसे मनाएगी? दीपिका को अब आयशा के लिए चिंता होने लगी थी, इसीलिए
वो उसके अगले कदम के बारे में जानना चाहती थी। आयशा ने एक गहरी सांस ली और बोली, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, तलाक दे देगा ना मुझे, कोई बात नहीं, मुझे किसी की बात का कोई डर नहीं है। वैसे भी अब 1 महीना बचा है हम दोनों का तलाक होने के लिए, इसलिए मुझे अभय के नाराज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी तो बस यही कोशिश है कि अभय की ज़िंदगी से जाने से पहले मैं पापा और उनके बेटों के बीच उन खिंची नफ़रत की लकीर मिटा सकूं, उनके रिश्ते को ठीक कर सकूं। दीपिका को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि आयशा अभय अनिरुद्ध का रिश्ता अधिराज के साथ ठीक करना चाहती है और इसके लिए उसने अपनी शादी को भी दांव पर लगा दिया था। मानना पड़ेगा भाई, गट्स तो बहुत है तुम्हारे अंदर। बाप बेटों के बीच खिंची नफरत की लकीर को मिटाने के लिए तुम अपनी शादी दांव पर लगा रही हो। तुम तो प्यार करती हो ना अभय से, फिर इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों कर रही हो? इनफैक्ट तुम तो मासा की ही मुराद पूरी कर रही हो ऐसा करके। तुम्हारे ऐसा करने से तो मासा वारी वारी जाएंगी, जयपुर के हर एक मंदिर में वो भंडारा करवाएंगी। ये सब कुछ जानने के बावजूद तुम अपना और अभय का रिश्ता ख़त्म करने पर तुली हुई हो। कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें ये सब कुछ करके। कोई तुम्हारी इस कुर्बानी को 21 तोपों की सलामी नहीं देने वाला है कुमुद, नहीं देने वाला है आयशा। और तुम्हारे चले जाने के बाद तो तुम्हारा राठौर ख़ानदान में कोई नाम भी नहीं लेगा फिर कभी। दीपिका आयशा को समझाने लगी, मगर आयशा के दिमाग में तो शायद से कुछ और ही चल रहा था। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुला और बाकी सब लोग दाखिल हुए। जानकी की आंखों में सिर्फ आंसू भरे पड़े थे अपने बेटे अधिराज को जख्मी देखकर। मारा लाडे सर, कितनी तकलीफ़ हो रही होगी थारे को। जानकी की आंखों में आंसू बहने लगे। वो भावुक स्वर में सोए हुए अधिराज से बोली, मासा भाई साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हम सब मिलकर उनका ध्यान रखेंगे। केतकी जानकी को दिलासा देने लगी। तभी जानकी ने अपनी लाल आंखों से आयशा और दीपिका को घूरा। उससे अब ना तो दीपिका बर्दाश्त हो रही थी और ना ही आयशा। केतकी इन दोनों मनहूसों से यहाँ बाहर जाने के लिए कह दे इन दोनों को। मेरे बच्चे को मैं खुद संभालूंगी। मारे को ऐसे गैरों की कोई ज़रूरत ना है। जानकी अधिराज को एक टुक निहारते हुए केतकी से बोली। तो आयशा दीपिका वहाँ से खुद ही बाहर चली गईं। वार्ड के बाहर अनिरुद्ध और अभय बेंच पर बैठे हुए थे। बेटी परिवार भी वहाँ मौजूद था। आयशा और दीपिका को देख राजवीर उनसे बोला, होश आया अधिराज को? थोड़ी देर में आएगा अभी उन्हें होश। आयशा ने जवाब दिया तो मंजीत उससे बोली, तू वार्ड से बाहर क्यों आई? तुझे और दीपिका को अधिराज के पास ही रहना चाहिए था, अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो। मंजीत की बात सुनकर दीपिका हंस पड़ी और फिर उसे जवाब दिया, नहीं पड़ेगी, अधिराज को हम दोनों मनुष्यों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत जानकी देवी को होते हुए नहीं पड़ेगी। हमें मनुष्य कहकर उन्होंने वार्ड से बाहर निकाल दिया है। सो नो वरीज, जस्ट चिल। दीपिका को इतना ज़्यादा कूल देखकर अभय हैरान हो गया। मतलब जानकी ने आयशा को और दीपिका को मनुष्य कहकर वार्ड से बाहर निकाल दिया और वो दोनों चुपचाप वहाँ से बाहर आ भी गईं। आश्चर्यचकित था ये उसके लिए। मिसेस राठौर, आप तो मिस्टर राठौर की पत्नी है ना, फिर दादी सा के कहने पर आप वार्ड से बाहर क्यों आ गई? दादी सा से लड़ी क्यों नहीं आप? अनिरुद्ध ने दीपिका से पूछा तो उसने तिरछी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि मैं लड़ाकू नहीं हूँ और तुम्हारी दादी सा खुद का तो ध्यान रख नहीं पाती हैं, तुम्हारे पापा का ध्यान खाक रख पाएंगी? देखना तुम, जैसे ही तुम्हारे पापा को होश आएगा वो मेरे नाम पुकारेंगे। इतना प्यार जो करते हैं वो मुझसे, प्यार की ताकत कहते हैं इसे, दूर रहकर भी पास होना। अब तुम क्या जानो बेटा कि प्यार क्या होता है? तुम्हें कहाँ किसी से प्यार हुआ है कभी? दीपिका ने अनिरुद्ध को ताना दिया तो उसने पलटकर जवाब दिया, आपको बड़ा पता है मेरे बारे में कि मुझे कभी किसी से प्यार हुआ है या नहीं? अनिरुद्ध को गुस्से से तिलमाते हुए देख दीपिका हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, क्योंकि वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी अनिरुद्ध हाथ जोड़ते हुए बोला, अरे मेरी माँ, पता है मुझे कि अब क्या बोलेंगी कि सौतेली ही सही, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अनिरुद्ध का ऐसा रिएक्शन देख सबकी हंसी छूट गई। सबको यूँ हंसते देख वो सोच में पड़ गया कि आखिर उसने ऐसा कौन सा जोक मार दिया कि सबकी हंसी छूट गई। तभी वार्ड से बाहर जानकी, केतकी, आदर्श भी आ गए। बेटी परिवार को वहाँ मौजूद देखकर जानकी अभय से बोली, इतना भी बड़ा हादसा नहीं हुआ है थारे बाप के साथ जो तेरे ससुराल वाले यहाँ पड़े हुए हैं। बोल दे इन्हें लोगों को यहाँ से जाने के लिए। मगर दादी सा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरे ससुराल वाले भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा है ना।
अभय जानकी को समझाने की कोशिश करने लगा, मगर वो सठिया चुकी थी। बुढ़ापे में भी उसे पंगे लेने का भूत चढ़ा हुआ था। ये लोग हमारे परिवार का हिस्सा ना हैं छोरे, और अगर थारे को इन लोगों के साथ रिश्तेदारी निभानी है तो शौक से निभा, मगर अधिराज के इर्द गिर्द हमारे को कोई नहीं चाहिए। जानकी की आंखों में नफरत की पट्टी बंधी हुई थी। अब इतनी ज़्यादा वो पट्टी गहरी हो चुकी थी कि मंजीत और आयशा के लिए शायद वो नफरत जानकी चाहकर भी नहीं मिटा पा रही थी। तभी आयशा अभय से बोली, अभय तुम मुझे प्यार करते हो ना? हाँ, क्यों? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अभय ने उसे घूरते हुए पूछा। बट आई डोंट थिंक सो दैट यू लव मी। क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार करते होते ना तो तुम अपने पापा को समझा पाते, तो तुम अपने पापा को समझ पाते। आयशा ने जब उससे ऐसा कहा तो वो और बाकी सब लोग उसे घूरने लगे। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मिस्टर राठौड़ को मैं क्यों समझूं? अभय ने उससे कहा। तो आयशा बोली, क्योंकि तुम भी उसी कश्ती की सवारी हो जिस कश्ती पर सवारी तुम्हारे पापा हैं। आयशा ने उससे जब ये कहा तो अभय ने का सब्र का बांध टूट गया और वो बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, ये कश्ती सवारी एंड ऑल मुझे समझ नहीं आती ऐसी बातें। क्लियरली कहो कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। ठीक है, तो मैं साफ साफ कहती हूँ कि मेरे कहने का मतलब ये है कि पापा भी किसी से प्यार करते थे बेइंतहा, मगर कुछ लोगों ने धोखे से उनकी शादी तुम्हारी माँ से करवा दी। ये आखिरी लाइन आयशा ने जानकी को घूरते हुए कही। मिसेस राठौड़ से प्यार करते हैं वो, मैं जानता हूँ ये बात, मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी ये। अभय ने नॉर्मली ये बात कही, मगर तभी आयशा ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, पापा सासू माँ से प्यार नहीं करते थे। पापा की ज़िंदगी में कोई और लड़की थी जिनसे उनकी शादी होने वाली थी, मगर एन मोमेंट में ना तुम्हारी चालबाज दादी और तुम्हारी वो चालबाज बुआ ने मिलकर उस बेचारी लड़की को मंडप से गायब करवा दिया था। आयशा ने जब अभय को ये बात बताई तो वो दोनों हक्के बक्के रह गए। उसकी इस बात को काटने के लिए जानकी कुछ बोलने ही वाली थी, मगर तभी आयशा ने अपनी बात पूरी करी। और ये बात मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, लंदन में मुझे ये बात खुद दादू ने बताई थी। बेचारी सासू मॉम के साथ भी इन्होंने बहुत बुरा किया था, मगर शायद भगवान जी ने पापा की किस्मत में सासू मॉम को ही लिखा हुआ था। आयशा ने जब सब लोगों को ये बात बताई तो उसे देवव्रत ने सारी सच बताई है, तो कोई भी आयशा को झूठा साबित करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अभय और अनिरुद्ध हकीकत जानने के बाद जानकी और आराध्या को सवाली नज़रों से घूरने लगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की इतने सारे एपिसोड अच्छे लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।